डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 11। अथर्व की बात सुनकर रामू काका चुपचाप वहां से निकल गए। अथर्व ने खुद से कहा, शेखावत मेंशन, अस्तित्व शेखावत, अधिराज शेखावत। ये तो कहते हुए अथर्व के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने गहरी सांस ली और वहां से ऊपर अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही उसका ध्यान मन्नत पर गया, जो कि अमानत को घूर घूर कर देख रही थी। मन्नत ने अमानत को नहला दिया था और अब उसे अच्छी सी फ्रॉक पहनाकर उसके बालों को बना रही थी, पर अमानत तो उसे अपने बाल ही नहीं बनाने दे रही थी। मन्नत ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मा अब हम बाल खुला रखेंगे। हमने सुना है कि लड़कों को ब्यूटीफुल लड़कियों के खुले बाल अच्छे लगते हैं। प्रिंस चार्मिंग को भी हमारे खुले बाल अच्छे लगेंगे। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से पलटकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डेविल अपनी शहजादी को समझा दीजिए, वरना इतनी पिटाई करेंगे कि इसके गाल लाल हो जाएंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डैडी देखो, हिटलर मम्मा ब्यूटीफुल अमानत को धमकी दे रही है। हिटलर मम्मा सुनकर मन्नत गुस्से से अमानत को घूरने लगी। वही अमानत अथर्व की गोद में चली गई। अथर्व ने उसे अपनी गोद में संभालते हुए प्यार से कहा, प्रिंसेस आपकी मम्मा हिटलर नहीं है, आप अभी छोटी हो। आपके दिमाग में ये सारे ख्याल आए कहाँ से? अभी आपको प्रिंस चार्मिंग पर नहीं बल्कि पढ़ाई पर ध्यान देना है। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, पर डैडी तब तक तो प्रिंस चार्मिंग हमारे हाथ से निकल जाएंगे ना। आप बिल्कुल बुद्धू हो। हमें पता है, आपने भी तो मम्मा को बचपन से पटा के रखा था ना, हमने दादी के मुंह से सुना था। अमानत की बात सुनकर अथर्व और मन्नत दोनों हैरानी से अमानत की तरफ देखने लगे। अथर्व ने छोटी आंखों से अमानत को घूरते हुए कहा, क्या ये बात आपको दादी ने बताई थी? अमानत ने दांत दिखाते हुए कहा, नहीं, दादी और नानी दोनों बात कर रहे थे और हम बेड के नीचे छुपकर चॉकलेट खा रहे थे, तो हमने उनकी बात सुनी कि कैसे आप मम्मा को बचपन से अपने साथ रखते थे ताकि कोई मम्मा को चुरा ना सके। इस तरह से हम अपने प्रिंस चार्मिंग को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि कोई चुड़ैल हमारे प्रिंस चार्मिंग को चुरा ना सके। आपको पता है, प्रिंस चार्मिंग के पीछे 2 चुड़ैल है। वो उनके घर पर आई थी, पर हमने दोनों को भगा दिया। कहते हुए अमानत की आंखें चमकने लगी। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, क्या आप अपने डैडी को अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलाने के लिए नहीं लेकर चलोगे? आखिर हमें भी तो देखना होगा ना कि मेरी प्रिंस का प्रिंस चार्मिंग कौन है। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर डैडी वो तो अमानत को बोलते हैं कि वो अमानत से शादी नहीं करेंगे, तो पहले अमानत को उन्हें मनाने तो दो। उसके बाद आप हमारे साथ चलना। ओके, आप उसके बाद शादी करवा देना हमारी और प्रिंस चार्मिंग की। हम उन्हें भी अपने साथ अपने घर लेकर चलेंगे, ठीक है डैडी? अमानत की बात सुनकर अथर्व ने बस अपना सर हिला दिया। अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मन्नत को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। कुछ देर बाद अथर्व और मन्नत दोनों अपने रूम में आ चुके थे। रूम में आते ही मन्नत, जो कि अब तक अपनी हंसी को कंट्रोल करके अथर्व के साथ आ रही थी, वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड डेविल, अपने चेहरे की तरफ देखिए, कितने ज्यादा जल चुके हैं आप। जल जल के कोयला बन चुके हैं। इतनी जलन अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से। मन्नत की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। उसने झटके से मन्नत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, डोंट यू थिंक स्वीट हार्ट कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, पतिदेव, हम कहाँ ज्यादा बोल रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं जो सच है। अपने चेहरे को देखिए, सच में जल जल कर कोयला बन चुके हैं। आपकी बेटी ने आपको छोड़कर किसी और की तारीफ क्या कर दी, आप तो प्रोटेक्टिव फादर बन गए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आई थिंक हमें एक और प्रिंसेस को लेकर आना चाहिए। अथर्व ने जैसे ही ये कहा, मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अथर्व को घूरते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए, 2 बच्चों से आपका पेट नहीं भरा। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों से तो पेट भर गया, पर प्यार करने से नहीं भरा। यू नो ना स्वीट हार्ट, जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तब मेरा तुम में खो जाने का दिल करता है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। उसने अथर्व के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, बेशर्म हो आप, छोड़ो हमें, आपकी बेटी की शादी करवाओ, आपकी बेटी शादी के लिए तड़प रही है।
मन्नत ने हंसते हुए कहा, हमें हंसी आ रही है, बचपन में हम भी तो आपके पीछे पड़े रहते थे कि हमें शादी करनी है। लगता है अमानत ने ये गुण हमसे ही लिया है। कहते हुए मन्नत हंसते हुए बेड पर लेट गई। अथर्व ने उसके ऊपर जाकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम अमानत की शादी के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मुझे अपनी शादी तो एंजॉय करने दो मेरी जान। मन्नत ने अथर्व को घूरते हुए कहा, हटिए मेरे ऊपर से। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने दिनों बाद तो पकड़ में आए हो, वरना वो छोटा शैतान हर बार हमारे रोमांस को खराब कर देती है। अथर्व ने इतना कहा ही था कि उसे अमानत की आवाज़ सुनाई दी। अमानत की आवाज़ सुनते ही अथर्व ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही मन्नत जोर जोर से हंसने लगी। अथर्व जल्दी से मन्नत के बगल में लेट गया। अमानत ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। उसने अथर्व की तरफ देखा और दौड़ते हुए जाकर सीधा अथर्व के ऊपर कूद गई। अथर्व ने अमानत को पकड़ते हुए कहा, व्हाट हैपन प्रिंसेस। अमानत ने अथर्व को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, डैडी आप हमें बताओ ना, आपने मम्मा को कैसे इम्प्रेस किया था। अमानत की बात सुनकर मन्नत जोर जोर से हंसने लगी। वही अथर्व मन ही मन सोचने लगा कि वो अपनी बेटी को क्या बताएं। उसने तो कभी मन्नत को इम्प्रेस किया ही नहीं था। उसने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि मन्नत उसकी है और उसी की रहेगी। अथर्व को चुप देखकर मन्नत ने अपने हाथों पर अपना सर रखकर हंसते हुए कहा, बताए ना डेविल, आपने हमें कैसे इम्प्रेस किया था। मन्नत की बात सुनकर अथर्व उसे घूरने लगा, पर मन्नत ने अभी भी हंसना बंद नहीं किया। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, बताओ ना डैडी, हमें भी प्रिंस चार्मिंग को इम्प्रेस करना है, वरना अगर उन्होंने किसी और चुड़ैल को पटा लिया तो फिर हमारा क्या होगा। अमानत तो रह जाएगी ना अकेली। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस मैंने आपकी मम्मा को नहीं बल्कि आपकी मम्मा ने मुझे इम्प्रेस किया था, इसलिए आप अपनी मम्मा से पूछो कि इम्प्रेस कैसे किया जाता है। ये कहते हुए अथर्व ने घूरकर मन्नत की तरफ देखा और अमानत को जल्दी से अपने ऊपर से उठाकर बैग पर बिठाते हुए कहा, डैडी को बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रिंसेस, डैडी अभी आते हैं। कहते हुए अथर्व जल्दी से वहां से भाग गया। मन्नत ने घूरकर अथर्व की तरफ देखा जो कि एक छोटे शैतान के साथ उसे फंसाकर चला गया था। अमानत ने मन्नत की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मा बताओ ना। मन्नत जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अमानत को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ कि आपको आपके प्रिंस चार्मिंग क्यों पसंद है। मन्नत के सवाल को सुनकर अमानत अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। मन्नत बस मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देख रही थी। अमानत ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हमें ना उनकी गिटार पसंद है, वो बहुत अच्छी गिटार बजाते हैं। आपको पता है मम्मा, जब हम यहाँ पर 4 साल पहले आए थे ना, तब उन्होंने गिटार बजाई थी और हमने उनकी गिटार सुनी थी, तब से वो हमें पसंद है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सिर्फ गिटार पसंद होने से ऐसा थोड़ी होता है कि वो आपको पसंद है। अगर आपको उनकी दूसरी बातें पसंद नहीं हुई तो फिर आपको पता है जब हम किसी को अपनी लाइफ में जगह देते हैं ना, तो हमें उस इंसान की अच्छाइयों और बुराइयों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपकी डैडी की, आपके डैडी ने मेरी की, वैसे सिर्फ पसंद होने से कुछ नहीं होता है। अमानत, आपको आज उनका गिटार बजाना पसंद है, कल अगर उन्होंने गिटार बजाना छोड़ दिया तो क्या तब भी वो आपको पसंद होंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत चुप हो गई। उसे खुद नहीं पता था कि इसका वो क्या जवाब दे। आखिर वो थी तो एक 8 साल की छोटी सी बच्ची। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, हमें नहीं पता मम्मा। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो खुद से पूछो कि आपको क्या वो हर तरह से पसंद है। जब आपको लगे कि वो सच में आपको पूरी तरह से पसंद है और आप उनके साथ सच में बड़ी होने के बाद शादी करना चाहती हो, तभी आप डैडी से और हमसे इस बारे में बात करना, ओके? तब तक नहीं। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने अपना सर हिलाया और उसकी गोद से कूदकर खड़ी हो गई। मन्नत ने कहा, गिर जाओगी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अमानत बहुत स्ट्रॉन्ग है मम्मा, वो नहीं गिरेगी। कहते हुए अमानत वहां से बाहर भाग गई। उसे जाते हुए देखकर मन्नत हंसने लगी। उसे यकीन था कि अब अमानत शादी की जिद छोड़ देगी। उसके लिए एक छोटी सी बच्ची को छोटी सी बात से बहलाना काफी आसान था। वही अमानत दौड़ते हुए सीधा लिविंग रूम से बाहर आ गई। अथर्व ने अमानत और अबीर दोनों को बिना सिक्योरिटी की सोसाइटी में घूमने की इजाजत दे दी थी, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने अमानत को नहीं रोका। अमानत दौड़ते हुए सीधा शेखावत मेंशन की तरफ आ गई। वहां पर आते आते उसकी सांसें फूल चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, वेयर आर यू प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए अमानत गेट के अंदर आ गई। अधिराज जी ने अमानत को अंदर आने की इजाजत दी थी,
जिस वजह से इस बार सिक्योरिटी गार्ड ने अमानत को नहीं रोका। अमानत दौड़ते हुए सीधा शेखावत मेंशन के लिविंग रूम में आ गई। अधिराज जी जो कि लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अमानत को देखते ही उन्होंने हंसते हुए कहा, आप सुबह सुबह फिर से यहाँ? अमानत ने अधिराज जी की तरफ देखते हुए कहा, बूढ़े नानू प्रिंस चार्मिंग कहाँ है? अमानत को उनसे बहुत जरूरी सवाल पूछना है। अमानत की बात सुनकर अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्तित्व तो इस वक्त घर पर नहीं है, पर आपको कौन सा जरूरी काम था उनसे? अधिराज जी की बात सुनकर कि अस्तित्व घर पर नहीं है, अमानत का चेहरा लटक गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, तो प्रिंस चार्मिंग कहाँ है? अधिराज जी ने अपने हाथ हवा में करते हुए कहा, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, और वो हमें बताते भी नहीं कि वो कहाँ गए हैं, पर आपको उनसे कौन सा जरूरी काम है? अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, वो ऐसे कैसे घर पर नहीं है? उन्हें हमें बता कर तो जाना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, हम उनके रूम में जा रहे हैं। वो घर पर नहीं है ना, आप उन्हें बताना मत कि हम उनके रूम में गए थे, कहते हुए अमानत ऊपर की तरफ भाग गई। अधिराज जी उसे रोकते उससे पहले ही अमानत वहां से जा चुकी थी। अधिराज जी ने खुद से कहा, पता नहीं ये बदमाश लड़की करना क्या चाहती है। सोचकर वो चुपचाप अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। अमानत दौड़ते हुए रूम में आ गई। उसने दरवाजा खोलकर देखा और अस्तित्व के रूम को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने पूरे रूम में नजरें घुमाकर देखा, तभी उसका ध्यान साइड में लगे हुए गिटार पर गया, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से दौड़ते हुए गिटार के पास आ गई। गिटार ऊपर था, जिस वजह से अमानत का हाथ उस तक नहीं जा पा रहा था। उसने टेबल की तरफ देखा और टेबल पर चढ़ गई। टेबल पर कई सारी चीज थी। अमानत गिटार को उतारने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ गिटार तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये निकल क्यों नहीं रही? कहते हुए अमानत टेबल पर कूदने लगी। उसके इस तरह से कूदने की वजह से टेबल पर रखी हुई चीज हिलने लगी, पर अमानत का ध्यान इस पर नहीं था। उसके इस तरह से कूदने की वजह से टेबल से कई सारी चीज नीचे गिरकर टूट गई। अमानत ने डरते हुए पलट कर देखा तो टेबल पर रखी हुई एक फोटो फ्रेम टूटकर नीचे गिर गई थी। अमानत ने डरते हुए कहा, ओह नो, ये क्या हो गया? उसने इतना कहा ही था कि रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अमानत ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर अस्तित्व खड़ा था। अस्तित्व ने जैसे ही अपने रूम के अंदर अमानत को देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? कहते हुए उसका ध्यान नीचे टूटी हुई फ्रेम पर गया, जिसे देखते ही उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। वो दौड़ता हुआ वहां पर आ गया। उसने नीचे झुककर फ्रेम को उठाकर देखा तो ये उसकी और उसकी मां सोनिया की फ्रेम थी। अस्तित्व ने जैसे ही ये देखा कि अमानत ने फ्रेम को तोड़ दिया है, उसने गुस्से से अमानत की बाजू को पकड़कर उसे टेबल से नीचे खींचकर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कहा था ना मेरे रूम से, मेरी जिंदगी से दूर रहना, तो फिर तुम्हें समझ नहीं आता? अस्तित्व के चिल्लाने की वजह से अमानत ने डरते हुए कहा, हम बस गिटार को देखने के लिए आए थे। अमानत ने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने चिल्लाते हुए कहा, गेट लॉस्ट, चली जाओ अभी के अभी यहाँ से। अमानत ने रोते हुए कहा, हमने जानबूझकर नहीं किया। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। उसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि अमानत सीधा मुंह के बल फ्लो पर गिर गई। नीचे गिरते ही वो जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो, आपने अमानत को मारा। आई हेट यू प्रिंस चार्मिंग, आप बहुत गंदे हो। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे हेट यू कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार से मेरे सामने मत आना, गेट लॉस्ट। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उठकर खड़ी हो गई। उसका गाल लाल हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो, कहते हुए अमानत उसके रूम से बाहर भाग गई। अस्तित्व ने टूटी हुई फ्रेम की तरफ देखा और गुस्से से कहा, इडियट। एपिसोड 12। अमानत अस्तित्व के रूम से निकलकर दौड़ते हुए कॉरिडोर से बाहर भागने लगी। वो लगातार रोते हुए आई हेट यू बोल रही थी। उसे इस तरह से दौड़ते हुए देखकर अधिराज जी जो लिविंग रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रही है? अमानत सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आ रही थी। अधिराज जी को डर लग रहा था कि कहीं अमानत नीचे ना गिर जाए। अमानत रोते हुए सीधा लिविंग रूम से बाहर भाग गई। अधिराज जी ने उसे रोकने की कोशिश की पर अमानत नहीं रुकी। अधिराज जी ने खुद से कहा, कहीं अस्तित्व ने कुछ किया तो नहीं। कहते हुए अधिराज जी तेज कदमों से चलते हुए अस्तित्व के रूम में आ गए, जहां पर अस्तित्व अपने हाथ में टूटी हुई तस्वीर को देख रहा था।
अधिराज जी ने हैरानी से कहा, ये कैसे हुआ? और वो बच्ची यहाँ से रोते हुए क्यों गई? क्या आपने उसे कुछ कहा? अस्तित्व ने गुस्से से अपने नाना जी की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, अगली बार से उसे अगर आपने घर में आने दिया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि भले ही अस्तित्व को बच्चे पसंद नहीं थे, पर वो इस तरह से कभी रिएक्ट नहीं करता था। अधिराज जी ने उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ अस्तित्व? कुछ किया क्या उसने? कितनी प्यारी बच्ची है, हालांकि थोड़ी सी शैतान है, पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? कितना रो रही थी वो? अस्तित्व ने गुस्से से कहा, उसने मेरी मॉम की तस्वीर को तोड़ा है, देखिए क्या किया उसने। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी चुप हो गए। वो जानते थे कि अस्तित्व अपनी माँ से कितना प्यार करता है। उन्होंने अस्तित्व के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पर वो रो क्यों रही थी? क्या आपने उन्हें कुछ कहा? अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, वो जा नहीं रही थी तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। थप्पड़ खाते ही उसकी अकल ठिकाने पर आ गई और वो यहाँ से चुपचाप चली गई। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने गुस्से से कहा, अस्तित्व आप एक छोटी सी बच्ची पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? अस्तित्व ने इरिटेट होकर कहा, नाना जी आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब, प्लीज़ यहाँ से चले जाए, इससे पहले कि मैं आपको कुछ गलत कह दूँ प्लीज़ यहाँ से चले जाए। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज उठकर खड़े हो गए। उन्होंने टूटी हुई तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ फ्रेम टूटी है, तस्वीर दोबारा बन सकती है, पर अगर किसी का दिल टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता। वो छोटी सी बच्ची है, आपके एक थप्पड़ की वजह से उनके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा आप सोच भी सकते हैं। कहते हुए अधिराज जी गुस्से से वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोनिया की तस्वीर को निकालकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं आपको दोबारा अपने पास लेकर आऊंगा मॉम, और फिक्र मत करना, मैं कल ही दूसरी फ्रेम लगवा दूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने वो तस्वीर अपने तकिए के नीचे रख दी। वही अमानत दौड़ते हुए सीधा अपने घर में आ गई। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अबीर, जो कि समिति के कुछ बच्चों के साथ घूमने के लिए गया था, वो जल्दी से उसके पास आ गया। उसने अमानत को रोकते हुए कहा, अमानत क्या हुआ? अबीर को देखते ही अमानत उसके पैरों से लिपटकर रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अबीर ने उसे नीचे झुककर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? आप क्यों रो रही हो? भाई को बताओ। अमानत ने रोते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग बहुत गंदे हैं, हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हम दूसरा हैंडसम हबी ढूंढेंगे, हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो बहुत गंदे हैं भाई, बहुत गंदे। अमानत की बात अबीर ने प्यार से उसे शांत करते हुए कहा, ओके ओके वो गंदे हैं, हम समझ गए। पहले ये बताओ कि उन्होंने क्या किया, और आप इतना रो क्यों रही हो? कहते हुए अबीर का ध्यान अमानत के गालों पर गया। उसके गालों पर हल्की सूजन नजर आ रही थी, जिसे देखकर अबीर ने परेशानी भरी आवाज में कहा, प्रिंसेस ये आपके गालों पर क्या हुआ है? अमानत ने रोते हुए कहा, भाई प्रिंस चार्मिंग ने अमानत को थप्पड़ मारा, वो बहुत गंदे हैं, हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे। अबीर, जो कि अब तक शांति से बात कर रहा था, जैसे ही उसने ये सुना कि किसी ने उसकी बहन को मारा है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, कौन है वो जिसने मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत की? बताओ मुझे प्रिंसेस। अमानत ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, नहीं हमें उनसे बात नहीं करनी, आप भी उनके पास नहीं जाना, वो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। अबीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अमानत को लेकर अंदर आ गया। उसने अमानत को सोफे पर बिठाकर प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, प्रिंसेस मुझे बताओ कौन है वो? आपके भाई उसे छोड़ेंगे नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको थप्पड़ मारने की? समझता क्या है वो खुद को? इस वक्त अथर्व अपने किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से बाहर गया था, वरना अगर उसे पता चल जाता कि किसी ने उसकी प्रिंसेस को थप्पड़ मारा है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। अमानत के रोने की आवाज़ सुनकर मन्नत भी नीचे आ गई। उसने जब अमानत को इस तरह से रोते हुए देखा तो वो घबराकर उसके पास आकर बैठ गई। उसने अमानत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? अबीर ने गुस्से से कहा, किसी ने प्रिंसेस को मारा है मॉम, देखिए इसके गाल को। अबीर की बात सुनकर मन्नत ने अमानत के चेहरे को अपने हाथ में भरकर देखा तो अमानत के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। मन्नत ने गुस्से से कहा, किसने की आपको मारने की हिम्मत? अमानत ने रोते हुए कहा, वो प्रिंस चार्मिंग बहुत बुरे हैं, हम उनसे शादी नहीं करेंगे, हम अपने लिए दूसरे प्रिंस चार्मिंग ढूंढेंगे, वो बहुत बुरे हैं मॉम। अमानत को रोते हुए देखकर मन्नत ने उसे शांत करते हुए कहा, अच्छा ठीक है वो बुरे हैं ना,
हमारी अमानत उससे बात नहीं करेगी, अब रोना बंद करो, आप तो डैडी की स्ट्रांग अमानत हो ना। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने सिसकते हुए कहा, हमें रोना आ रहा है मम्मा। मन्नत ने उसे अपनी गोद में उठाकर अबीर को कुछ इशारा किया और अमानत को लेकर रूम में आ गई। उसने अमानत को उसकी सॉफ्ट से बेड पर लेटाकर उसके गालों को प्यार से चूमते हुए कहा, हमारी अमानत तो स्ट्रांग है, रोना बंद करो। अमानत ने मन्नत को गले लगाते हुए कहा, उन्होंने हमें क्यों मारा मम्मा? हमने तो बस गलती से वो गिरा दिया था, हमने जानबूझकर नहीं तोड़ा था। सच में मम्मा, पर उन्होंने गुस्सा किया, हम तो बस गिटार को देखने के लिए गए थे। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने प्यार से कहा, अच्छा मुझे बताओ कि आपने क्या किया था। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने सिसकते सिसकते अटकती हुई आवाज में उसे बता दिया कि किस तरह से वो गिटार को लेने के लिए गई थी और टेबल पर चढ़ने के बाद उसकी वजह से टेबल की कुछ चीज नीचे गिरकर टूट गई थी, जिसे देखकर अस्तित्व को इतना गुस्सा आया कि अस्तित्व ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। मन्नत ने ये सुनकर खुद से कहा, जरूर कोई जरूरी चीज होगी, वरना इतना परेशान करने के बाद अगर उसने कुछ नहीं किया था तो इस बार क्यों थप्पड़ मारता। हमें अमानत को समझाना होगा। ये सोचते हुए मन्नत ने प्यार से कहा, अमानत किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ज़रूरी होती है बच्चा, हमारे लिए वो सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, पर किसी की फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई हो सकती है, इसलिए अगली बार से आप उनके घर मत जाना, इनफैक्ट आप उनसे बात ही मत करना, वैसे भी 10 दिनों के बाद हम वापस मुंबई चले ही जाएंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने सिसकते हुए कहा, हम नहीं करेंगे उनसे बात, वो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, अमानत तो बहुत ब्यूटीफुल है, अमानत को हैंडसम बॉयज मिल जाएंगे। अमानत की बात सुनकर मन्नत को हंसी आ गई। उसकी बेटी खुद की तारीफ करना कभी भी नहीं भूल सकती थी। उसने प्यार से कहा, ओके आप लेट जाओ, मम्मा आपके गालों पर ऑइंटमेंट अप्लाई करती है, उसके बाद मेरी बेबी पहले की तरह ब्यूटीफुल हो जाएगी। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने सिसकते हुए कहा, सच में ना मम्मा? अमानत के गाल पर निशान नहीं रहेगा ना? अमानत ब्यूटीफुल लगेगी ना मम्मा? मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पर मुझसे कम। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं अमानत आपसे ज़्यादा प्रीटी है। अमानत की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। अबीर ऑइंटमेंट और आइस क्यूब्स लेकर वहां पर आ चुका था। मन्नत ने पहले अमानत के गालों को आइस क्यूब से सेंका और बाद में ऑइंटमेंट अप्लाई कर दिया। कुछ देर बाद अमानत सिसकते सिसकते सो चुकी थी। मन्नत प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अमानत के सोने के बाद मन्नत ने उसे कंबल से ढका और एसी का टेम्परेचर एडजस्ट करके बाहर आ गई। बाहर आते ही अबीर ने चिल्लाते हुए कहा, मॉम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? जिन हाथों से उसने मेरी बहन को मारा है उसके हाथ तोड़ दूंगा मैं। अबीर की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जी तो आप हाथ तोड़ोगे? अबीर जो कि अपनी मॉम के सामने हमेशा शरीफ बनकर रहता था, उसने खुद से कहा, ओह गॉड व्हाट द हेल, मैंने तो मॉम के सामने कह दिया। अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मन्नत ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा जी छुपाने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं कि आप अपने डैडी के साथ कौन सी ट्रेनिंग लेते हैं। आपके डैडी ने बिल्कुल आपको अपनी तरह बना दिया है। देखो अबीर, हम अमानत से बहुत प्यार करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि लोग भी अमानत की गलतियों को इग्नोर करेंगे। अमानत ने जरूर कुछ बड़ा किया होगा इसलिए उसने हाथ उठाया, वरना पिछले 2-3 दिनों से अमानत उस बच्चे को परेशान कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं किया, इसलिए अब आप भी ये सब कुछ भूल जाओ। कल से हम अमानत को उसके पास नहीं जाने देंगे, ठीक है? मन्नत की बात सुनकर अबीर ने बस अपना सर हिला दिया, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो ऐसे कैसे अपनी बहन पर हाथ उठाने वाले को छोड़ सकता था? पर वो मन्नत के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता था। वो जानता था कि इसमें उसके डैडी उसका सपोर्ट जरूर करेंगे। अबीर ने कहा, ओके मॉम, मुझे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, कहते हुए अबीर वहां से चला गया। मन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा ही हुआ, अब हमारी अमानत सुधर जाएगी, सोचते हुए मन्नत वहां से चली गई। रात का वक्त, अमानत अभी भी सो रही थी। मन्नत उसे उठाने के लिए रूम में आई। उसने अमानत के पास आकर धीरे से कहा, अमानत बच्चा उठ जाओ, कितना सोना है आपको? कहते हुए मन्नत ने अमानत को हाथ लगाया। अमानत को हाथ लगाते ही मन्नत के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। अमानत का माथा बुखार से तप रहा था। मन्नत ने खुद से कहा, ओ गॉड, जब भी ये लड़की रोती है इसे बुखार क्यों आ जाता है? सोचते हुए मन्नत ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर अथर्व का नंबर डायल किया। 2-3 बार कॉल करने के बाद भी दूसरी तरफ से अथर्व ने कॉल नहीं उठाया।
मन्नत समझ गई कि अथर्व जरूर किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी होगा। उसने जल्दी से नीचे जाकर घर के सबसे पुराने सर्वेंट रामू को जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और खुद ठंडे पानी की पट्टियां अमानत के माथे पर रखने लगी। अमानत बुखार की वजह से तप रही थी, साथ ही उसकी बॉडी भी कांप रही थी। मन्नत ने प्यार से कहा, आपको कुछ नहीं होगा बच्चा, मम्मा है ना, कहते हुए मन्नत अमानत के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। वहीं दूसरी तरफ रात के 7 बजे अस्तित्व अपनी रूम की बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में अभी भी गिटार थी। उसकी नज़रें अपने आप अमानत की बालकनी पर चली गई जहां पर रोज अमानत लटकी हुई होती थी। अमानत को वहां पर न देखकर उसे अजीब सा लग रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने गुस्से से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मैं उस इडियट बच्ची के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। अच्छा ही हुआ थप्पड़ खाने के बाद अब उसे अक्ल आ गई है, अब मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, सोचते हुए अस्तित्व वहां पर रखे हुए टेबल पर बैठ गया। उसने गिटार बजाने के लिए तारों पर अपनी उंगलियां रखी, पर वो गिटार बजा ही नहीं पा रहा था। उसे बार बार अमानत का रोता हुआ चेहरा और उसके मुंह से आई हेट यू सुनना याद आ रहा था। अस्तित्व ने इरिटेट होते हुए कहा, व्हाट द हेल, कोई इस तरह से मेरे दिमाग पर काबू नहीं कर सकता। मेरा मोटिव दुनिया में सबसे पावरफुल बनना है, अपने गुनहगारों को सजा देना है। मैं इस तरह से अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकता। सोचते हुए अस्तित्व गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था, पर वो चाहकर भी गिटार नहीं बजा पा रहा था। आखिर में उसने गिटार को उठाकर साइड में पटक दिया और इरिटेट होकर फिर से अमानत की बालकनी की तरफ देखने लगा। वो अमानत को देखना चाहता था क्योंकि उसे बार बार अमानत का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके कानों में उसे अमानत की आवाज गूंजती हुई महसूस हुई, आई हेट यू प्रिंस चार्मिंग, आई हेट यू, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। अस्तित्व ने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ पटकते हुए कहा, बिल्कुल सही सोचा तुमने, मैं बहुत बुरा हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।